तो हेलो एवरीवन। डेली की तरह आप एक मैसेज करें जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑडियो एंड विजिबिलिटी दोनों क्लियर है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में जो कि लास्ट सैटरडे को ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिए थे कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और बोल रहे हैं गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी जो है ऑर्गेनिक का जो कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे उसका क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद ऑर्गेनिक को ही पहले खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो भी पेन टाइप से पहले पढ़ाए थे, जैसे कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जो जो चैप्टर्स पेन टाइप से पढ़ाए थे उसको कवर अप करेंगे और उसके बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और इस बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको जितना रिवीजन पहले आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का गारंटी बढ़ेगा। और इस बार थोड़ा सा टाइम का प्रेशर में भी नहीं पढ़ना है। पिछला बार ये हुआ था कि जल्दबाजी में वैकेंसी आया था, स्टार्ट किए थे, सिलेबस खत्म करना था, तो प्रेशर, टाइम का प्रेशर मेरे ऊपर भी था, आपके ऊपर भी था। दूसरा चीज था कि मेरे मेरे ऊपर टाइम का प्रेशर और चीजों कारणों से था, लेकिन इस बार वैसा कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। जिसके कारण से आराम आराम से पढ़ेंगे, मजे मजे से पढ़ेंगे। बस आप लोग बैकलॉग मत लगाइएगा, ठीक है। एस्ट्रियो केमिस्ट्री में बहुत सारा जो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा कंसेप्ट को भी ओवरव्यू करते चलेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये दोनों में पूछ रहा है कि आखिर ये पेयर ऑफ कौन सा आइसोमर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, यहाँ एल्डिहाइड एल्कोहल हो गया। जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर, है ना। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म तभी शो कर सकता है जब कम से कम 3 कार्बन में तो होगा नहीं, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, तब जा करके हम इस चेन को हम डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसे 1 और 1 2, तो कार्बन का चेंज अगर जिस नंबर कार्बन से जितना नंबर ऑफ कार्बन में अगर आप चेंज कर सकते हो उसी को बोलते हैं चेन आइसोमर। तो सीधी सी बात है, 2 कार्बन है तो स्टार्टिंग लास्ट उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकते हो। 3 कार्बन है, स्टार्टिंग लास्ट मिडिल, और तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग लास्ट मिडिल। 4 में हो सकता है कि 2 मिडिल है तो एक को उठा करके साइड कर दो। मतलब 4 कार्बन मिनिमम होना चाहिए चेन आइसोमर को शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एबल टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग, यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है। देखिए ये जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, पोजीशन आइसोमर के लिए कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। अब देखिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर कंफ्यूज भी करेगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए एल्कोहल लेंगे, तो एल्कोहल के लिए ये हुआ 1 एल्कोहल और दूसरा क्या हुआ CH3 CH CH3, यहाँ पे वो H। देखिए यहाँ पे 1 एल्कोहल है, यहाँ पे 2 एल्कोहल है, मतलब 2 पोजीशन पे एल्कोहल है। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन अगर 3 कार्बन है तो वो सही है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होना चाहिए पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए। लेकिन वही चीज पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए अगर कीटोन को ले ले, अगर हम कीटोन में 3 कार्बन में हो ही नहीं सकता है पोजीशन आइसोमर, यहां तक कि 4 कार्बन में भी नहीं होगा पोजीशन आइसोमर। 4 कार्बन भी अगर हम ले लें तो भी पोजीशन आइसोमर नहीं देगा। कीटोन के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए।
तो अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछा है तो ये मिनिमम नंबर 3 होना चाहिए, 3 अगर आंसर सही होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लगा करके पूछेगा ऑफ एल्कोहल, तब 3 नंबर हो जाएगा आंसर। ऑफ कीटोन, तो कीटोन को बना के देखोगे पोजीशन कहाँ शो करता था, 5 कार्बन लेने पर ही कीटोन पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है। अगर वही एल्कीन हो, जैसे 4 कार्बन होना चाहिए कम से कम एल्कीन के लिए, क्योंकि एक पे हो सकता है, एक 2 पे हो सकता है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में आप इन जनरल 3 जो मिनिमम सबसे मिनिमम होगा वो दे देंगे आंसर 3। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विच आर मेटा आइसोमर्स। मेटा आइसोमर्स में क्या होता है, जब साइज डिफरेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे 3 और एक 4 कार्बन, इसमें 2 और ये तो मेटा आइसोमर्स यही है, पहला ही मेटा आइसोमर्स है। इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो मेटा आइसोमर्स है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन क्या है, ये भी सेम है, एक तरफ इथाइल तो एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल तो एक तरफ मिथाइल, तो ये आपको मेटा आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। इसमें क्या है, कीटोन फंक्शन, ये फंक्शनल ही ग्रुप डिफरेंट है, मतलब केवल ये वाला होगा आंसर। विच सिमिलरिटी, आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो मेन पार्ट होगा, तो 3 कार्बन एंड 5 कार्बन। अच्छा आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे इन जनरल तो मिनिमम पूछ दिया तो मिनिमम वाला आंसर देंगे, है ना। और अगर पर्टिकुलर एल्कोहल के लिए पूछेगा, सॉरी पर्टिकुलर कीटोन के लिए पूछेगा तो 5 देंगे, एल्किन के लिए पूछेगा तो 4 आंसर देंगे। तो मैं बस समझाया इसलिए ताकि अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो आप उस चीज को ध्यान देंगे कि कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विच सिमिलरिटी इज नेसेसरी फॉर आइसोमेरिज्म। अब क्या एक ऐसा चीज है जो आइसोमेरिज्म के लिए फिक्स होना ही चाहिए, तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, फिजिकल फार्मूला, फिजिकल फार्मूला की बात ही यहाँ, केमिकल फार्मूला, या मेन लिखते मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिजिकल फार्मूला नहीं लिखते, केमिकल फार्मूला, दोनों का मेन नेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे में एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, दोनों का कॉमन अगर सटीक नेम बोला जाए तो इंसान बोलेंगे, इंसान में दोनों चीज आ गया, उस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विथ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 COOH। अब सबसे पहले 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, नहीं नहीं 3 कार्बन इसमें नहीं, 4 कार्बन है, 2 1 3 4, 3 कार्बन इसमें, एक तो 3 कार्बन इसमें, एक तो 3 कार्बन इसमें, तो ये तीनों में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन मतलब खत्म हो गया, इसमें 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 1 6, 3 2 5 6 7 1 खत्म हो गया, तो बच गया आंसर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एंड ये, सो किस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखिए हम आप लोगों को बताए थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कि गलतियां होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, जब थ्योरी बता रहे थे कि जनरली एल्कोहल में गलतियां करते हैं, ये और ये दोनों दिखता तो एक जैसा है, लेकिन दोनों दिखता एक जैसा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, ये है एल्कोहल, ये क्या है, फेनॉल। उसी तरह से एमीन, अगर NH2 और NH दोनों एमीन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी होने के कारण ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स होगा। बहुत बार गलतियां करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। देखिए ये है एल्केन, ये है एल्केन, और एल्केन ना ही फंक्शनल आइसोमर्स देगा। ठीक है, अब कैसे पता चला एल्केन है, अरे जितना कार्बन है उससे 2 गुना से 2 ज्यादा हो तो एल्केन है। ना ही ये फंक्शनल आइसोमर्स देगा, ना ही ये पोजिशन आइसोमर्स देगा, ना ही ये मेटा आइसोमर्स देगा, ना ही ये टाटो आइसोमर्स देगा, तो केवल क्या देगा, चेन आइसोमर्स। और चेन आइसोमर्स का फॉर्मूला बताए थे, 2 के पावर N - 4 + 1, तो 2 के पावर 6 कार्बन है,
तो 6 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 के पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 5। तो हो जाएगा 5 आंसर, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि क्या ये शो करता है। तो देखिए इस अगर इस यहां से देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एंड डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये सेम हो गया, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। टॉटोमेरिज्म कीटोन वैसा ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड पे कोई ओ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए आपका, एक कायरल सेंटर होना चाहिए। देखिए कायरल सेंटर ढूंढिए कहीं है क्या, ये कायरल सेंटर है, देखिए यहां से 4 अलग अलग चीज जुड़ा हुआ है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, ये एक्सिबिट्स पूछा तो ऑप्शन देखिए और मिलाइए कौन दे सकता है। टॉटोमेरिज्म दे सकता है क्या, नहीं। डबल बॉन्ड पे एक, टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या था, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा होना चाहिए, या तो फिर सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी एच ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर है या नहीं, एक बार कमेंट करेंगे। मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि आप लोग को थोड़ा सा समय से पहले, जब लोग तैयारी करते हैं उससे पहले मेच्योर हो जाना है, आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। अगर जैसे ही आप मेच्योरिटी, आपका टाइम लेट होगा वैसे ही आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं हमेशा इस चीज से हमेशा एग्री करते हैं कि सब टैलेंट होते हैं, बस टाइम का खेल होता है। ठीक है, देखिए ये दोनों आर कंस्टिट्यूट ये पेयर ऑफ, आप जैसे में देखिए ये दोनों में देखिए पहले, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड क्लोराइड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब केवल फार्मूला देखिए, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, मतलब सही है, आइसोमर्स तो है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया मतलब फंक्शनल आइसोमर्स, और कोई हो ही नहीं सकता और डिफरेंट। ठीक है, आगे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कीटोन टू शो पोजिशन आइसोमर। देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिए आ गया क्वेश्चन जो हम अभी इससे पहले बता रहे थे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कीटोन के लिए पोजीशन आइसोमर बता दे रहा है कि कीटोन के लिए बताओ पोजीशन आइसोमर क्या होगा। इन जनरल कितना था, 3 कार्बन होना जरूरी था, लेकिन कीटोन के लिए कितना जरूरी है। तो हाँ बिल्कुल, ऐप पे रिकॉर्ड भी रहता है और यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। ऐप पे रिकॉर्ड रहता है, लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए लेकिन आपको हम बोलेंगे थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा लग रहा हो लाइव में, लेकिन लाइव रहने का बेनिफिट आपका ये होगा कि कंसिस्टेंट रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन शायद कंसिस्टेंट रहेंगे। आपका क्वेश्चन तो दे दिए, उसको प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब कीटोन के लिए कितना कार्बन होना चाहिए, कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है 1 2 3 पे जा सकता है। अदरवाइज 4 कार्बन रखेंगे तो इधर से अगर यहाँ रखेंगे तो 2 पे कहलाएगा, और यहाँ पे भी रखेंगे तो भी इधर से 2 पे कहलाएगा। इसका मतलब कीटोन के लिए जो है 5 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, प्राइवेट वाला ग्रुप, उसमें सारा क्वेश्चन डाल दिए। और अगर जिसको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम में जुड़िए प्राइवेट वाला में, उसमें सारा डाल देंगे फिर से क्वेश्चन। जितना भी आपका झारखंड पीजीटी लैब असिस्टेंट का जितना भी चैप्टर है सारा का क्वेश्चन एक बार डाल चुके, फिर से मैं डाल देंगे, वहां से आप ले लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, है ना। देखिए द आइसोमेरिज्म शोन बाय बेंजल डोगजाइम, मतलब ये बेंजल डोगजाइम है, ये किस तरह का टॉटोर, मतलब किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भाई ऑप्टिकल के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, या तो कायरल एक्सिस होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल के लिए, ज्योमेट्रिकल के लिए सही है कि एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए और दोनों एंड में अलग होना चाहिए। इस एंड में हाइड्रोजन बेंजीन है, इस एंड में
OH और लॉन पेयर है, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल। देखिए व्हाट्सएप में पीडीएफ भेजने का दिक्कत इस बात का है कि अगर व्हाट्सएप हम ग्रुप में भेजते हैं एक बार, तो फिर बाद में अगर व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ता है उसको दिखता नहीं है पहले वाला। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में ये फायदा हो जाता है कि एक बार मैं डाल दिया, अब आज से 10 दिन बाद भी उस ग्रुप में कोई जुड़ेगा तो उसको वो पीडीएफ दिख जाएगा और वो फिर से वो डाउनलोड कर देगा। तो अगेन एंड अगेन पर्सनल पर्सनल सबको मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दिया था, ताकि एक बार डालने के बाद उसमें कोई भी दूसरा बार भी जुड़ेगा ग्रुप में तो उसको भी वो पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे थोड़ा दिक्कत होता है, हर कोई को मैनेज करना, रिप्लाई देना थोड़ा इजी टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है जेड कॉन्फ़िगरेशन। जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए अब जेड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं 1 2। अब इसमें देखेंगे ये कार्बन ये हाइड्रोजन है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो क्या हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन पहला ही वाला मिल गया। इसमें क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे तो Br मिलेगा, यहाँ जाएंगे कार्बन मिलेगा, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला 1 प्रायोरिटी। यहाँ से देखेंगे यहाँ कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, फिर यहाँ पे कार्बन के बाद फिर कार्बन मिला, लेकिन यहाँ पे कार्बन के बाद 2 कार्बन मिला, एक इधर CH3 एक इधर CH3, मतलब ये 1 ये 2। अच्छा, कुछ तो डिफरेंट है जेड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा 1 2 1 2 जेड जेड। अच्छा ये भी जेड लग रहा है फिर तो, जेड है ना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर ज्यादा, तो 1 2, इसमें एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा 1 2, ये भी जेड है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव होगा आंसर। सारा जो है वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जो न्यू है वो पुराना वाला दोनों मिले, मतलब क्वेश्चन नहीं समझे आपका सर, फिर से सारा डाल दीजिएगा। ओके, मैं टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है जिसका लिंक हम आपको इसी जो जिसमें आप लाइव हो उसमें हम डाल देंगे, उस लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में हम फिर से एक बार डाल देंगे सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है उतना मेरे तरफ से मेहनत रहेगा। इस बार थोड़ा सा आप लोगों को एक मेहनत करना है, जिसके कारण से सिलेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में ले जाना है ना। और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा दिन रात, देखिए दिन रात फ्रस्ट्रेशन मेहनत वो लोग करते हैं जो लेट से स्टार्ट करते हैं, जो पहले से स्टार्ट करते हैं आराम से धीरे 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 करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको उस रूप में बनना है, आई होप कि आप लोग बनेंगे। देखिए ई कॉन्फ़िगरेशन कौन है, तो देखिए प्रायोरिटी देते हैं, तो प्रायोरिटी देने के लिए बताए थे कि देखिए इधर से गए कार्बन मिला, इधर से गए कार्बन मिला, लेकिन COH है और यहाँ पे COH है, इधर H है, इधर H है। इसमें देखिए प्रायोरिटी क्या होगा, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन मिला, कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब इसको तोड़ के ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन के बाद ऑक्सीजन। देखिए एक रास्ता में अगर 3 रास्ता मिले तो उस रास्ता में ज्यादा जाते हैं जिधर ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ है, हमें एक नौकरी में 1 लाख दे रहा है, दूसरा नौकरी में 3 लाख दे रहा है, तो हम सीधी ऑब्वियस 3 लाख की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ के बाद कार्बन से मिला है, कार्बन कार्बन से मिला, फिर जो तीनों में से ज्यादा उसको मिला ऑक्सीजन, इस तीनों में से ज्यादा ऑक्सीजन, फिर इससे नहीं पता चला, फिर दूसरा मिला हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब ये ज्यादा है, मतलब ये 1 ये 2। इसमें हाइड्रोजन कार्बन तो सिंपल पता चल रहा है, तो ये 1 ये 2। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जेड, ई नहीं है, दोनों अगर सेम रहता है तो जेड कहते हैं। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये हो गया 1 ये हो गया 2, ऑक्सीजन और कार्बन ये हो गया 1 ये हो गया 2। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा रहेगा, अगर पहला ही से डिसाइड हो जाएगा तो आगे जाएंगे ही नहीं, आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे ये नाइट्रोजन ये कार्बन, तो नाइट्रोजन से पता चल गया 1 ये 2, कार्बन कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद कार्बन, मतलब 1 2। यहाँ पे देखेंगे 1 2। अब देखो यहाँ पे कार्बन के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ, 2 ऑक्सीजन OH, यहाँ पे ऐसा, कार्बन के बाद 3 ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बाद कार्बन के बाद 2 ही ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, मतलब 1 2। तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन। देखो सेम प्रायोरिटी वाला ऑपोजिट चला गया। ये प्रायोरिटी यहाँ पे इसलिए धीरे समझाया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। प्रायोरिटी में बहुत बार गलतियां करते हैं, और प्रायोरिटी में गलती करोगे तो RS कॉन्फ़िगरेशन में भी गलती करोगे, और दूसरा चीज
एक मिनट मैं थोड़ा स्विच ऑन कर दूं। दूसरा आपका जो रिएक्शन नेम रिएक्शन है वहां पे थोड़ा आरएस नोमेनक्लेचर गलती करोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री गलती करोगे, थोड़ा सा यहाँ पोजीशन में क्लैरिटी रखना है। देखिए मेसोटार्ट्रिक एसिड जो है इज ऑप्टिकली, ये कंपाउंड जो इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सीधी सी बात है। अब यहां से मिलाएंगे मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री है इसीलिए ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक होना ही, अगर एसिमेट्रिक होता तो एक्टिव होता। एक्सटर्नल कंपनसेशन कब यूज करते हैं, जब रेशमिंग मिक्सचर हो। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब एक इधर जा रहा है और कोई बाहर से आके रोक दिया, इसलिए हम आगे नहीं जा पाए। जैसे मैं आगे जाने वाला हूं लेकिन वो हमें बाहर से आके रोक दिया, हम नहीं जा पाए, हम इनएक्टिव हो गए। तो इनएक्टिव किसके वजह से हो गए, बाहर एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब रेशमिंग मिक्सचर में ऐसा होता है कि एल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड को आर रोकता है, मतलब एल वाला कंपाउंड को डी वाला रोकता है और डी वाला को एल वाला रोकता है, मतलब दोनों एक दूसरे का एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। इसका एक दूसरा वर्ड तो ये भी खत्म हो गया। टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अगर दो एसिमेट्रिक मतलब कार्बन एटम है तो वो तो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव होने के रीजन क्या है, सिमेट्री है। कौन सा सिमेट्री है, अगर इसी की जगह रहता प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। और इसकी जगह पे और ऑप्शन क्या हो सकता था, देखिए मॉलिक्यूलर सिमेट्री भी ऑप्शन सही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता था, या तो फिर इंटरनल कंपनसेशन हो सकता था। इंटरनल कंपनसेशन हो सकता था। इंटरनल कंपनसेशन का कहने का मतलब होता है एक कंपाउंड के अंदर ही किसी कारणवश नहीं एक्टिव हो पाना। जैसे मान लीजिए कि मेरा इच्छा चलने का तो है लेकिन पैर लायक नहीं है चलने के लिए, मतलब मेरा इच्छा को कौन रोक रहा है, पैर रोक रहा है, तो मैं इंटरनल रीजन के कारण मैं नहीं चल पा रहा हूं। जैसे इतना वाला पार्ट इधर जाना चाहेगा, इतना वाला पार्ट इधर जाना चाहेगा, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। हाफ पार्ट अगर 1 2 3 एस आर है तो नीचे एस होगा, तो ये इधर जाना चाहेगा तो ये इधर जाना चाहेगा, जिसके कारण से वो कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इंटरनल किसी रीजन से इंटरनल कंपनसेशन के कारण वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो इसका ऑप्शन में क्या क्या हो सकता था, मोलिकुलर सिमेट्री, ये भी इसकी जगह हो सकता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या, ये भी था। उसकी जगह हो सकता था इंटरनल कंपनसेशन, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए विच इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अब हम बात, जब भी ऑप्टिकली एक्टिव आया, ऑप्टिकली एक्टिव आया मतलब आपको ढूंढना है कायरल सेंटर या तो कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस के बारे में आगे बताएंगे जब एनालिटिकल क्वेश्चन करवाएंगे। कायरल सेंटर है नहीं, कायरल सेंटर, हाँ यहाँ पे है कायरल सेंटर, इधर CH3, इधर C2H5, इधर वो है, इधर H, तो ये सही है। यहाँ पे कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, यहाँ पे कायरल सेंटर H नहीं है, देखो ये H हो गया, ये H हो गया, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे कैरल सेंटर CH3, ये भी कैरल सेंटर नहीं है, मतलब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच इज ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सीधी सी कंडीशन है, पहला कि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हम लिखवाए थे, बताए थे कि दोनों एंड में डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड तो है लेकिन एंड, एक एंड में आए और एंड में देखे दोनों सेम हो गया, मतलब ये नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे ही नहीं सकता। ठीक है, इसको देखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड तो है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो साइकिल रिंग। ठीक है, आप थ्योरी वाला लेक्चर को देखिए, फिर जब हम असाइनमेंट आप बनाइए खुद से, और फिर जो ये असाइनमेंट जो सॉल्यूशन सीरीज चलाएंगे, जब थ्योरी होगा फिर सॉल्यूशन जो चला रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे, उसे अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। और इससे भी नहीं समझ में आता है तो आपको हमेशा बोले सैटरडे संडे में आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बार बार बोल रहे ज्योमेट्रिकल का दो कंडीशन, एक तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा एंड में डिफरेंट होना चाहिए। तो पहला रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो गया, ये तो सही है, लेकिन जब एंड में आए, इस एंड में आए तो दोनों अलग दिखा, इस एंड में गए तो भी अलग दिखा, मतलब ये सही है, ये ज्योमेट्रिकल देगा। इसको देखेंगे ज्योमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद ये एंड में आए दोनों सेम दिखा, मतलब नहीं देगा। रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड एंड में डिफरेंट दिखा, एंड में डिफरेंट दिखा, मतलब ये देगा 2 और 4, ये आंसर सही, थर्ड नंबर आंसर सही होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर, थ्योरी के बाद क्वेश्चन करवा दीजिए।
इसी तरह। हाँ बिल्कुल सारा क्वेश्चन करवा देंगे। मैं बोला ना कि मेरे तरफ से जितना मेहनत हो सकता है इस बार मैं पूरा करूंगा, बस आप केवल बस साथ साथ चलिए। आपका एक बहुत सही समय से पहले ही आपका कोर्स भी खत्म हो चुका भी है ऑलरेडी, और एक बार और भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो बस केवल आप लोग जब लोग तैयार करना स्टार्ट करेगा ना, तो आपको उस समय आपको एंड करना है, बस इतना ही फर्क समझना है। सिलेक्शन का यही है क्राइटेरिया। अब ये बहुत बार नहीं बोलेंगे नहीं तो इरिटेट हो जाओगे आप लोग। देखिए, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टार्टिंग में CH होता है और लास्ट में CH2OH होता है और बीच में OHH होता है। मतलब जनरली हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेफ्ट राइट होता है। तो कैरल सेंटर कितना है? 1 2 3 4, 4 कैरल सेंटर। और नंबर ऑफ, जब दोनों एंड डिफरेंट हो, जब दोनों एंड डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला कितना होता है? 2 के पावर 4, मतलब 2 के पावर n, मतलब कैरल सेंटर 1 2 3 4, 4 तो कितना हो गया? 2 2 4 4 9 8 16। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन द कंपाउंड X Y एंड Z रिस्पेक्टिवली वुड भी। अब सीधी सी बात पूछे, कायरल कार्बन एटम पूछ रहे हैं कि डेली होता है क्लास? नहीं, अभी फिलहाल जब तक आप लोग फॉर्म नहीं भर लेते हैं तो सैटरडे संडे ही क्लास चलता है। आगे जैसा नीड लगेगा कि पूरा लंबा क्लास लेना है तो रेगुलर कर देंगे, पर अभी फिलहाल सैटरडे संडे को ही क्लास चलता है। ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। अब सीधी सी बात है, देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पे देखेंगे तो 4 अलग अलग है हाइड्रोजन, मिथाइल इधर अलग इधर अलग। यहाँ पे देखेंगे मिथाइल हाइड्रोजन इधर अलग, मतलब एक कैरल सेंटर और एक कैरल सेंटर, 2 कैरल सेंटर। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन है मिथाइल है लेकिन इधर सेम है, इधर CH2 गया इधर भी CH2, इधर के बाद ये बॉन्ड आ गया ये भी बॉन्ड आ गया, मतलब ये दोनों इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है। इसका मतलब इसमें कोई भी कैरल सेंटर नहीं है, इसमें 2 है। इसको देखेंगे, इसमें कितना है? इधर तो है नहीं, सब जगह हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन मिथाइल इधर अलग, मतलब यहाँ एक कैरल सेंटर है, तो 201 आपका कैरल कार्बन है। ठीक है। चलिए आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिर से वही कंडीशन बार बार आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे, कंसेप्ट को बोल बोल के बनाएंगे। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं पहली बार तो कंसेप्ट को बोल बोल बनाइए, जैसे हम बता रहे वैसे आपको बनाना है तो कंसेप्ट खुलेगा उससे। अब ऐसा नहीं, बहुत बार करते क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टार्टिंग में जब करते लोग, अच्छा इसका ए लग रहा है ए, फिर बी लग रहा है बी, अब उसको फिर मिलाएंगे, सही हो गया सही हो गया, गलत हो गया गलत हो गया, नहीं। अब बोल बोल के बनाइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, और एंड में डिफरेंट होना चाहिए। इस एंड में गए सेम हो गया मतलब नहीं है, इस एंड में गए डिफरेंट हुआ, इस एंड में गए डिफरेंट हुआ मतलब सही है, इस एंड में गए सेम हुआ मतलब गलत है, इस एंड में गए सेम हुआ गलत है। एंड डिफरेंट होना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। द सिंपलेस्ट एल्केनोल एक्सिबिटिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। कौन सा है जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब समझ जाना है कायरल सेंटर, कायरल सेंटर प्लस या तो कायरल एक्सिस और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीन चीज समझना है। जनरली कायरल एक्सिस बहुत कम आएगा लेकिन आ सकता है, जो कि आगे हम बताएंगे। कायरल एक्सिस वाला क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका मतलब आपको तुरंत ऑप्टिकल एक्टिव मतलब समझ जाना है, कायरल सेंटर होगा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कैरल सेंटर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तुरंत माइंड में खोजो कि इसमें नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल OH, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, कैरल सेंटर हो गया मतलब ये नहीं होगा, कैरल सेंटर है ही नहीं, मतलब आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। देखो यहाँ पे दो, इधर कार्बन सेम हो गया, इसमें भी कैरल सेंटर नहीं है मतलब गलत हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल है मतलब यहाँ पे ऐसा है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है, इधर CH3 इधर C2H5 है, मतलब यहाँ पे कैरल सेंटर है, तो ये हो जाएगा आंसर। सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल में कोई भी कैरल सेंटर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद बोलता है आइडेंटिफाई R कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं 1 2 3। ठीक है। देखिए,
यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इसलिए प्रायोरिटी नंबर 1 इसको देंगे। यहाँ कार्बन है, कार्बन यहाँ भी है, लेकिन कार्बन के बाद कार्बन ही है, यहाँ हाइड्रोजन, इसलिए देंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे देंगे 3, यहाँ पे देंगे 4। और आपको पता है कि जब ये प्रायोरिटी दे लेते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये देखिए आर जैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आर जैसे, आर कैसे लिखते हैं, देखो आर लिखते समय राइट जाते हैं, एक क्लॉक है, आर तो है, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आता है उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये आर बदल जाता है एस में, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका एस है। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, देखो सी है, सी है, सी है, लेकिन सी के बाद एन है, सी के बाद ओ है, तो इसलिए यहाँ प्रायोरिटी 1, सी के बाद एन 2, सी के बाद सी 3, और यहाँ पे 4। तो कैसा होगा, 1 2 3 देखते हैं, 4 को हटा दो, 1 2 3, ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये आर एस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, देखो डायरेक्ट सी है, डायरेक्ट सी है, डायरेक्ट ओ है और एच है, तो ओ वाला ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला 1 होगा। फिर देखो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसलिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन मतलब हम समझाए थे इससे पहले कि सी डबल बॉन्ड ओ है और एच है, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, देखो ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एस, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल में एस बदल जाएगा आर में, और हमें आर पूछ रहा था, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन 1, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कुछ नहीं, 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 1 2 3, हाँ ठीक है सही है, ये हो जाएगा आर, लेकिन कन्वर्ट क्या हो जाएगा एस में। तो इस तरह से हमें आर पूछ रहा है, तो थर्ड नंबर होगा आंसर। तो इससे पहले ये हम जानना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो प्रायोरिटी हम बता रहे हैं, ये वाला प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देना क्लियर है या नहीं है, बहुत लोग को गलती होता है ये। प्रायोरिटी देना क्लियर है या नहीं है, एक बार कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखिए, द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर, अब ये दोनों कंपाउंड के बारे में जानना है। तो देखिए ऐसे देख के कुछ नहीं बता सकते, डिफिनेशन बोलता है इनैंशियोमर का, दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। डायस्ट्रियोमर का डिफिनेशन बोलता है मिरर इमेज होना ही नहीं चाहिए। आइडेंटिकल मतलब होता है दोनों सेम होना चाहिए। इपीमर मतलब होता है, इपीमर तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट में बात करते हैं इपीमर का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने से नहीं पता चलेगा, तो हम बताए थे आप लोगों को लॉजिक कि अगर कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, जैसे हम आर का एस हो जा रहा है, तो ये कहला जाएगा इनैंशियोमर, लेकिन अगर आर का आर ही रह जाएगा तो ये कहलाएगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और डायस्ट्रियोमर तभी होगा जब कम से कम 2 कायरल सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल कन्वर्जन होता है, एक आर है एक दूसरा एस है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन समझिए, इनैंशियोमर अगर कंप्लीट कन्वर्जन होगा, जैसे में एक रहेगा आर का एस हो जाएगा इनैंशियोमर, और अगर 2 रहेगा जैसे में आर एस रहेगा तो ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट होगा। तो इनैंशियोमर मतलब इनैंशियोमर एक कार्बन में भी हो सकता है, 2 कार्बन में भी हो सकता है, 2 कार्बन में भी हो सकता है। आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल भी वही, एक कार्बन भी है तो भी आर आर सेम हो सकता है, 2 भी रहेगा तो आर एस सेम हो सकता है। लेकिन डायस्ट्रियोमर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि पार्शियल कन्वर्ट होना है, एक को कन्वर्ट होना है और दूसरा को नहीं होना है। तो डायस्ट्रियोमर में कम से कम तो 2 कार्बन कैरल होना ही चाहिए, इसमें है ही नहीं, मतलब ये तो हम दूर से समझ सकते हैं, खत्म। इपीमर कार्बोहाइड्रेट में होता है तो ये भी खत्म है ना। सर नाउ ज्वाइन, ठीक है, ये दोनों तो होना ही नहीं है। अब अभी ज्वाइन किए तो इसके आगे देखिए, और इससे पहले वाला रिकॉर्डेड देख लीजिएगा प्लीज। अब देखिए, अब दूसरा क्या है कि ये दोनों को अब मिलाना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखिए एक प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4, अब क्या है 1 2 3 आर जा रहे हैं, फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल है एस हो जाएगा। इसमें देखेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आर जा रहे हैं, ये फोर्थ हो गया। और फोर्थ अगर वर्टिकल में हो तो जैसा नोमेनक्लेचर रहता है वैसे ही रह जाता है, तो 1 2 3 आर का आर।
अगर फोर्थ वर्टिकल में हो तो जैसा नोमेनक्लेचर आया वैसा ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस का आर पूरा कंप्लीट कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट कन्वर्ट हो गया मतलब इनांशियोमर। अब मिरर इमेज से थोड़ी ना पता चल जाएगा ये डेफिनेशन वाला से। देखो कैसे मिरर इमेज देख लोगे, इसका कुछ दिख रहा है मिरर इमेज? नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आर एस नोमेनक्लेचर से ही सॉल्व कर लेते हैं कि वो इनांशियोमर है, डायस्ट्रियोमर है या आइडेंटिकल है। अगर एस का एस रहता तो आइडेंटिकल कहलाता। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड ए इज इतना, देन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड बी इज, कंपाउंड क्या है आप देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ दिया। भाई देखो, अगर ये दोनों कंपाउंड ऑप्शन से देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। 65 है, अगर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आइडेंटिकल है तो ये भी 65 होगा, और अगर इनैंशियोमर है तो ये +65 तो ये -65, और अगर डायस्ट्रियोमर है, अगर डायस्ट्रियोमर है तो हम नहीं पता कर सकते, है ना, हम पता नहीं कर सकते। अगर ये मेसो कंपाउंड है तो 0 होगा। तो देखो बी क्या है, मेसो कंपाउंड है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री 0, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव को क्या कहते हैं, 0। यहाँ सॉल्व करते रह जाएंगे, क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। लेकिन बी कंपाउंड को देखिए, देखिए अगर आइडेंटिकल है तो भी सेम रहेगा, मतलब 65 का 65 हो जाएगा। लेकिन इसका अगर ये इनांशियोमर होता तो -65 हो जाता, लेकिन अगर ये मेसोफॉर्म है तो 0 हो जाता, और अगर डायस्ट्रियोमर होता तो अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब अगर कंपाउंड ही कुछ अलग हो जाता तो उसको हम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, हर एक कंसेप्ट खुलता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। हम बार बार बोल रहे हो ऑप्टिकल एक्टिव कहने का मतलब आपको दो लाइन तो जरूर आना चाहिए माइंड में, एक तो कैरल सेंटर, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर। ठीक है, मतलब जैसे नहीं बोलता है कि चोर मतलब बदमाश होगा, अच्छा नहीं, इंसान नहीं है ना। तो वैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव मतलब माइंड में ट्रैक क्लिक करना है, टिक करना है तुरंत, अच्छा कैरल सेंटर ढूंढना है, तुरंत ढूंढोगे कैरल सेंटर। तो कैरल सेंटर यहाँ भी है, कैरल सेंटर यहाँ नहीं है, कैरल सेंटर यहाँ भी है, नहीं यहाँ भी नहीं है, वो एच वो एच सेम हो गया, मतलब कैरल सेंटर नहीं है। कैरल सेंटर CL H ये अलग, कैरल सेंटर यहाँ भी है, तो दो ऑप्शन बचे। अब दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो इसमें है मतलब गलत हो गया, इसमें नहीं है मतलब सही हो गया, है ना। आप जब कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाओगे ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवा देगा। जहां पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेंगे वहां पे भी सही कॉन्फिडेंस देगा, और उसके चक्कर में आपको क्वेश्चन सही होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस होना क्वेश्चन बनाते समय बहुत जरूरी है। आगे देखिए, amongst the following which one could be the structure of an optically inactive monosaccharides having the molecular weight 150। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है, इनएक्टिव मतलब, इनएक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब इनएक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ढूंढो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कौन है। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अगर ऐसे करोगे तो इधर एल्डिहाइड होगा, इधर ये नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें भी नहीं है, ओ एच के ऊपर ओ एच नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आगे, among the following structure 1 to 3 it is true that, अब इसको लैंग्वेज पढ़ना है, ऑल थ्री आर कैरल कंपाउंड। अब कैरल है क्या, कैरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। हम उस समय भी डिफिनेशन में जब हम थ्योरी बता रहे थे उसमें भी बहुत क्लियर समझाए थे, कैरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अब कैरल सेंटर मतलब चार अलग अलग चीज जुड़ा हुआ है। कैरल सेंटर और कैरल कंपाउंड में अंतर होता है। कैरल सेंटर मतलब एक सेंटर से चार अलग अलग चीज जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैरल सेंटर। और कैरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, यहाँ से कैरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ये इसमें। ये भी ऑप्टिकली, देखो ये कैरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो CH3 C2H5 C2H5 मतलब ये नहीं है, तो ये हो गया गत्ता। ओनली 1 and 2 आर कैरल कंपाउंड, बिल्कुल केवल 1 और 2 ही कैरल कंपाउंड है, बाकी और कैरल कंपाउंड नहीं है। चलिए आगे, आगे बढ़ेंगे।
अब बोलता है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे कैरल सेंटर है और यहाँ पे कैरल सेंटर है। इसके लिए देखिए यहाँ से 4 रास्ता है, 1 2 3 4, चारों रास्तों को ट्रेवल कीजिए। इधर Cl मिला, इधर कार्बन मिला, इधर हाइड्रोजन मिला, इधर कार्बन मिला, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर लो 1 कर दो। फिर इधर कार्बन मिला, इधर कार्बन मिला, कार्बन के बाद हाइड्रोजन मिला, कार्बन के बाद Cl मिला, मतलब इधर 2 कर दो और इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। अब नंबरिंग करो 1 2 3, S जा रहा है, S जा रहा है, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल में, इसलिए क्या हो जाएगा इसका कंफिग्रेशन R। अब दूसरा करते हैं नीचे वाला का। अब नीचे वाला के लिए करते हैं, तो यहाँ से भी 4 रास्ता, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो इधर Cl जाएंगे तो 1, इधर इधर कार्बन जाएंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे कैसा, R हो जाएगा ये, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल है इसलिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, तो 2 पे कितना आया R, 2 पे R, 2 पे R, 3 पे कितना आया S, 3 पे S। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेसो कंपाउंड। अब मेसो कंपाउंड मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई मेसो कंपाउंड, मेसो मतलब जैसे आए वैसे आपको माइंड में क्लिक करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ढूंढने निकल जाओ ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, खत्म। ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, खत्म। इसमें क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, खत्म। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मेसो कंपाउंड, ठीक है। देखिए, और अगर कोई कंपाउंड में डायरेक्ट दिखे ना, अगर डायरेक्ट ऐसा दिखे नहीं तो आर एस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें नहीं दिखता, अगर कुछ और जैसा लिखा होता तो आर एस चेक करते, ऊपर आर, पहले दोनों तरफ तो सेम होना चाहिए, इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएगा बताएंगे। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन असाइन फॉर कंपाउंड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, इसको आर एस नोमेनक्लेचर करना है। देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा है एटॉमिक नंबर 1। बहुत लोग जोड़ने लगते हैं सबका, अरे सबका कोई मतलब नहीं, सामने क्या मिल रहा है उसको देखिए, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, इधर कार्बन, कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इसलिए 2 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये S जा रहा है, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल में, इसलिए क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, इसका 1, कार्बन के बाद Br मिला था, वो मिला 2, कार्बन कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, इसलिए 3, इसलिए 4। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, R जा रहा है, R जा रहा है, R ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ अगर बिलो दी प्लेन है, अगर फोर्थ बिलो दी प्लेन है मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, R जा रहा है तो R ही रहेगा। तो आर आर किस में है, तो आर आर इसमें, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब ही है कैरल सेंटर, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैरल सेंटर क्या है, देखिए यहाँ पे कैरल सेंटर है क्या, नहीं, दोनों सेम है मतलब नहीं है। यहाँ पे कैरल सेंटर है, हाँ बिल्कुल है, और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये सही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कटने के दो, एक ही चीज दो जगह होना चाहिए, जैसे एक ओ एच है, दूसरी जगह ओ एच होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, या तो ऐसे कोई दो चीज दिखना चाहिए सेम, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें है ही नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। इसमें देखेंगे तो इधर CH3, इधर CH3, CH3 सेम हो गया, मतलब नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ सेम होगा, आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, CH3 CH3 सेम है, CH3 CH3 सेम है, मतलब ये कैरल सेंटर नहीं है, केवल इसी में, मतलब यही होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आगे आगे देखिए, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट्स। अब देखिए इस तरह का कंपाउंड अगर पूछ दिया और इसमें पूछ रहा है कि क्या है, इन आंसर न्यू, इसमें पूछ रहा है कि आखिर ये दोनों क्या है, इनांशियोमर है, पोजीशन आइसोमर। अब भाई इनांशियोमर है, पोजीशन आइसोमर, इससे पहले भी बताए थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खोलिए, इसका स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा, ऐसे कीजिए। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक इधर H जुड़ा हुआ है, और इधर H जुड़ा हुआ है। इसके नीचे ये गोल वाला कार्बन है, ये गोल वाला कार्बन है ये। अब इससे गोल वाला कार्बन से क्या है, मिथाइल, ऐसे है, मिथाइल लिख दीजिए। इधर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दीजिए। इस गोल वाला से क्या है, उसके बाद इधर Cl है, इधर Cl लिख दीजिए। अब इसको भी ऐसे ही खोलिए, ये वाला कार्बन है, क्या दिख रहा है, इधर मिथाइल, इधर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, इधर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और इस गोल वाला कार्बन के बीच क्या है, क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन।
इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा हुआ है CH2Cl। अब दोनों को ध्यान से समझिए, अब इसको स्ट्रक्चर देखिए, CH3, उसके बाद CH2, फिर क्या है CH, यहाँ पे देखेंगे सी, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे CH3 और CH2, फिर यहाँ के बाद CH, नीचे Cl और ये CH3, ये कंपाउंड ये हो गया। इस कंपाउंड को देखिए CH3, फिर CH2, फिर आगे जाके CH2, फिर आगे जाके CH2, Cl। देखिए CH3, CH2, 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 Cl। अब इस कंपाउंड को डायरेक्ट देखिए क्या दिख रहा है आपको, इस कंपाउंड को डायरेक्ट देखेंगे तो पोजीशन आइसोमर दिख रहा है। देखिए डायरेक्ट देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मिथाइल है। लेकिन इससे पीछे वाला जाइए, बड़ा वाला कार्बन हाइड्रोजन है, CH2Cl है, लेकिन इसमें बड़ा वाला कार्बन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है, सॉरी हाइड्रोजन मिथाइल है, जो कि गोल वाला में हाइड्रोजन मिथाइल कहीं है ही नहीं। गोल वाला में हाइड्रोजन है और ये CH2Cl है, जिसमें इसमें नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर मतलब पोजीशन आइसोमर। ठीक है। रोटेशन एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कन्फॉर्मर फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कन्फॉर्मर इन एन ब्यूटेन। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है, अब जैसे मान लो कार्बन है ऐसे ही, अब हाइड्रोजन है, CH3 है नॉर्मल ब्यूटेन, और एक क्या है यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये फुली इक्लिप्स जो होता है, फुली इक्लिप्स जो होता है सबसे कम स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, कंप्लीट एंटी, मतलब CH3 इधर है तो इसमें क्या होगा, CH3 जस्ट उल्टा होगा। तो ये एंगल कितना था, 0 डिग्री से पूरा स्टेबल होने में कितना एंगल कन्वर्ट करना पड़ा, 180 डिग्री। तो कंप्लीट 180 डिग्री अगर कन्वर्ट कर देंगे, एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम रोटेशन 180 पे रोटेट कर देंगे, तब जाकर के वो पूरा स्टेबल, मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल की तरफ जाएगा। ठीक है। विच कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विल हैव द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब एंटी फॉर्म, जो एंटी फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंसेप्ट खोलेंगे। देखिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, हम इनएक्टिव। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब हम क्या बता रहे थे, कैरल सेंटर होना चाहिए या तो कैरल एक्सिस होना चाहिए। कैरल एक्सिस समझने का समय आ गया है। कैरल एक्सिस कहने का मतलब होता है कि या तो दो डबल बॉन्ड लगातार होना चाहिए, या तो फिर देखो ये बोर्ड इतना सेंसिटिव है, ऐसा ही हमको लिखना पड़ेगा। दो या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो फिर दोनों रिंग होना चाहिए, ऐसे मतलब दो रिंग होना चाहिए या तो दो डबल बॉन्ड होना चाहिए ऐसा, और दोनों को एंड में अलग अलग चीज होना चाहिए, ए बी ऐसे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कैरल एक्सिस, इसको बोलते हैं कैरल एक्सिस। यहाँ पूछ रहा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब इनएक्टिव, मतलब कैरल एक्सिस भी नहीं होना चाहिए और कैरल सेंटर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें कैरल सेंटर है CH3OH, तो ये कैरल सेंटर वाला एक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव पूछा है, इसमें देखेंगे ये भी कैरल सेंटर है HCH3, इधर अलग तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें कैरल एक्सिस है, देखो दो लगातार डबल बॉन्ड है, ये आपस में अलग है, ये आपस में अलग है, मतलब ये इसमें कैरल एक्सिस है और कैरल एक्सिस नहीं होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। इसमें जो है एक, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहां से इधर भी सेम है, देखो सी इधर सेम, फिर आगे गए फिर सेम, फिर आगे गए फिर सेम, मतलब ये जो है आपका, इसमें नहीं कैरल सेंटर है नहीं कैरल एक्सिस है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डायस्ट्रियोमर। अब डायस्ट्रियोमर कौन है भाई? देखिए एक मिनट, देखिए अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि डायस्ट्रियोमर होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, है ना। देखिए लग रहा है कितना कंपाउंड टिपिकल लग रहा है। डायस्ट्रियोमर कौन है भाई? तो इसमें डायस्ट्रियोमर तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो हो ही नहीं सकता। एक ही कंपाउंड है जिसमें 2 कायरल कार्बन है, अदरवाइज और कोई कार्बन ही नहीं है जिसमें कायरल कार्बन है। तो डायस्ट्रियोमर कौन होगा? फोर्थ होगा। डायस्ट्रियोमर होने के लिए पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। तो पार्शियल कब होगा भाई? जब 2 रहेगा कम से कम, तब ना कि एक होगा एक नहीं होगा। तो ये होगा आपका आंसर, और किसी में ऐसा है नहीं। आगे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए, बी एंड सी, ये तीनों में पूछ रहा है। देखो अब वही टाइम आ गया वो आइडेंटिकल डायस्ट्रीमर इनैंशियोमर का। तो सबका पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। सबसे पहले सब देखो कंपाउंड सेम है कि नहीं। CH3COOH, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना है। देखिए इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से 1 2 3 4, इसका नंबरिंग होगा स्टार्ट यहाँ से, इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से। इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही जगह से देखिएगा ना। देखिए आप यहाँ से इसका इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3, तो जगह आर का हो जाएगा ये एस, ठीक है। और ऊपर वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? ये एस का हो जाएगा आर। आगे करेंगे देखेंगे इसका 1 2 3, एस का हो जाएगा आर। इसका आगे 1 2 3, आर का हो जाएगा एस। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3, एस का हो जाएगा आर। इसका करेंगे 1 2 3, 1 2 3, एस का हो जाएगा आर। अब ध्यान से समझिए, इसका 2 नंबर कार्बन, इसका ये वाला कार्बन सेम है, ये वाला ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं। देखो उल्टा कैसे किया है, क्योंकि COOH के बाद वाला ये वाला है, तो इसका एस तो इसका हो गया आर, इसका आर तो इसका हो गया एस। मतलब ए और बी इनांशियोमर है, ए और बी कंप्लीट इनांशियोमर है, कंप्लीट कन्वर्ज हो गया। मतलब ए एंड बी आर आइडेंटिकल नहीं, इनांशियोमर। ए एंड बी आर डायस्ट्रीमर भी नहीं, ए एंड बी आर इनांशियोमर, ये वाला सही है। और दूसरा देख लेते हैं, ए एंड बी आर, ये तो दोनों गलत हो गया। ए एंड सी आर इनांशियोमर, ए एंड सी तो इनांशियोमर है ही नहीं। देखो COOH के बाद वाला क्या है? आर है। ये क्या है? एस है। और ये क्या है? आर है। लेकिन उसके बाद वाला क्या है? आर है। इसमें क्या है? आर है। तो पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मतलब ए और सी जो है, ए और सी डायस्ट्रियोमर है, जो कि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ए और सी डायस्ट्रियोमर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है। देखिए इसको थ्योरी से आप नहीं बना सकते। आरएस एक ऐसा टूल्स है जिससे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को यू बना लेते हैं। और जो आरएस को समझ लिया ना अच्छे से, वो नेट में गेट में बहुत अच्छा नंबर ले आ लेते हैं। जो नहीं समझ पाते ना उसको ऑर्गेनिक तो समझ गए, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर वो बहुत परेशानी करता है। चलो पीजीटी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता है, लेकिन अगर आप आर एस नोमेनक्लेचर नहीं जानते और नेट गेट इस सभी का एग्जाम देंगे तो आपको बहुत परेशानी होगा, ठीक है। सारा खेल है केवल आर एस का, कोई टफ नहीं है। देखिए कंप्लीट यूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, भाई आर एस कर दो, बाकी बस तो नेम ही सेम है ना। आर एस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। तो आर का आर ही रहेगा, क्योंकि 4th वाला बिलो द प्लेन है, तो आर का आर ही रहेगा आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मोस्ट कन्फर्म, ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल कौन होगा? देखो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक मिनट, ये नहीं होगा। ओ एच ओ एच, सी एच थ्री सी एच थ्री, सी एच थ्री सी एच थ्री, ओ एच ओ एच, ओ एच ओ एच, ये वाला होगा आंसर। क्योंकि देखो एक तो ओ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा आपस में, और दूसरा जो लार्ज ग्रुप है वो एंटी है ना।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन लार्ज ग्रुप सामने सामने, जिसके कारण से कम स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आ गया, फिर आगे क्वेश्चन। देखिए ये भी कंसेप्ट समझने वाली बात है, क्योंकि ये भी कायरल एक्सिस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमर। देखो ऑप्टिकल आइसोमर कौन देगा? ऑप्टिकल आइसोमर जनरली जिसके पास कायरल सेंटर हो, कायरल सेंटर हो या तो फिर कायरल एक्सिस हो, वही देता है। तो इसमें कायरल एक्सिस है क्या? देखो दो रिंग हो गया लगातार, और इधर इधर दोनों अलग अलग है, मतलब ये देगा कायरल एक्सिस है इसमें, है ना। इसको देखिए, दो लगातार डबल बॉन्ड है, ये आपस में डिफरेंट है, ये आपस में डिफरेंट है, मतलब इसमें कायरल एक्सिस है, मतलब ये भी देगा। अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखो यहाँ पे H है, इधर से Cl है, और इधर से Br है, और इसके जस्ट बड़ा वाला कार्बन पे गए तो यहाँ लिख देंगे CH3। इसमें क्या है? कायरल सेंटर है, तो इसमें कायरल सेंटर है, दोनों में कायरल एक्सिस है, मतलब सारा का सारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्लोरो कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? क्लोरो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, लेकिन क्लोरो कंपाउंड में ऐसा होता है, जैसे एक मिनट एक मिनट, एक मिनट जस्ट वेट कीजिए। देखिए क्लोरो कंपाउंड में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, तो यहाँ पे Cl होगा तो जस्ट ऑपोजिट में हाइड्रोजन होने से स्टेबल होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जो इसका लॉन पेयर है ना, जैसे मान लीजिए कि इस कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे Cl है, तो इसका जो लॉन पेयर है, इसका जो जैसे हम देखो बॉन्ड, जहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वहाँ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है ना। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? इसका एंटी बॉन्डिंग इस तरह खाली होता है, और इसका जो लॉन पेयर है ऐसे होता है, तो ये जो लॉन पेयर है ऐसे, ये लॉन पेयर इसको अटैक करता है, जिसके कारण से एक अट्रैक्शन होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण से इस फॉर्म में रहने से क्लोरोफ्लोरो के केस में, खास करके फ्लोरो रहेगा तो और ज्यादा, तो उस केस में वो ज्यादा स्टेबल रहता है और क्राइटेरिया देखा जाता है। लेकिन अगर क्लोरीन के केस में, और अगर बगल में मान लो OH रहा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस रहेगा। लेकिन अगर क्लोरीन क्लोरीन रहा, तो उस केस में केवल इस फैक्टर को देखते हैं, एंटी पोजिशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आगे एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द यूपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, है ना। अब इसका भी सीधी सी बात है, इसका कंफिग्रेशन करो, बाकी बात तो सिर्फ सेम है। इसका कंफिग्रेशन करोगे तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इस एंड में क्या है? ये दोनों में देखो तो ये 1 हो गया प्रायोरिटी, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों में क्या देखेगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों सेम आ गया, मतलब जेड हो गया। तो जेड जेड वाला देखो सही, जेड जेड, बाकी बात तो ये खत्म हो गया। आप देखो नंबरिंग किधर से करोगे? एल्डिहाइड से करोगे तो 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 पे एल्डी बेंजीन है, मतलब जेड जो वाला होगा वो 4 पे होगा, मतलब आंसर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे। हाउ मेनी आइसोमर ऑफ इतना विल बी प्राइमरी एल्कोहल? एक्सक्लूड एस्टेरियो आइसोमर, एस्टेरियो आइसोमर को एक्सक्लूड करना है तो बना के ही देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कार्बन का 5 है, वो एच है, इसको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे? पहले तो इस OH को ले आओ इधर, तो 3 तो ऐसे आप पोजिशन आइसोमर्स ले सकते हो, है ना। हमें नहीं आइसोमर ऑफ इतना। और एक चीज ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी नंबर पूछा जाए तो आप कोशिश करो मैक्सिमम वाला को पाने के लिए। जैसे में 6 है तो कोशिश करो 6 से 6 आ सकता है, दिमाग लगाओ 6 कैसे आएगा, और दिमाग जहां रुक गया तो थोड़ा सा लास्ट के लिए उसको स्टार नंबर दे दो, लास्ट में देख लेंगे। और नहीं आए तो जहां तक लाए वहां तो आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लो 6 है तो प्राइमरी में एक ही आया, और तो कोई रहा नहीं। अब बोल रहा है कि केवल एल्कोहल पूछ रहा है, तो अब इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना ही नहीं है, क्योंकि एल्कोहल में ही पूछ रहा है, फंक्शनल बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फंक्शनल बनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। देखो फंक्शनल बना नहीं सकते,
पोजीशन आइसोमर बना नहीं सकते। देखो पोजीशन आइसोमर से 1 में है तो 2 पे जाएगा तो 3 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा तो प्राइमरी रहेगा नहीं। पोजीशन बना नहीं सकते, फंक्शन बना नहीं सकते, और आपका मेटम आइसोमरिज्म हो नहीं सकता, टॉटोमेरिज्म हो नहीं सकता। केवल क्या बचा? चेन आइसोमर। केवल चेन बनाओ, और केवल चेन बनाओगे तो देखो आंसर क्या बनाओगे। एक ये हो गया। अब इस कार्बन को उठा के इधर ले आओ, 4 ले आओ तो कार्बन इधर आ गया। एक और बार क्या कर सकते हो, ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, मतलब थोड़ा सा कहाँ कर दूं, चलो यहीं कर देते हैं, 1 2, मतलब ऐसा। और अगर एक को भी इधर ले आए, अगर 2 को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। ऐसा तो बनाना ही नहीं है, मतलब सॉरी पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। जैसे हम यहाँ ले आए, क्योंकि देखो इसमें इसको उठाकर हम या तो यहाँ ले आ सकते हैं, या तो यहाँ तक ले आ सकते हैं, हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो इसको एक बार यहाँ ले आए और एक बार आगे यहाँ ले आओ, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे OH एक बार यहाँ ले आए, मतलब कार्बन यहाँ ले आए। तो एक बार यहाँ ले आए, एक बार यहाँ ले आए, नहीं सॉरी, एक बार यहाँ ले आए, एक बार यहाँ ले आए, तो 2 हो गया। 1 2 3 और एक 4। मेरे हिसाब से 4 जो है मैक्सिमम आ रहा है, 6 तो नहीं आता है, तो 4 हो जाएगा आंसर। एक बार और कोशिश करो 6 आने का, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वाला को पकड़ने का। अगर नहीं आ रहा है 6, 4 से ज्यादा नहीं बन पाएगा, 4 से ज्यादा नहीं बनेगा तो 4 होगा आंसर। ठीक है, देखिए फिर पूछ रहा है वही क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन टू शो मेटा आइसोमेरिज्म। अब देखो मेटा आइसोमेरिज्म मतलब CO, अब इधर इधर अलग होना चाहिए, तो CH2 CH2 CH3 CH3 कम से कम इतना होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक इधर अगर करेंगे आप तो जाकर के 2 2 होगा। तो अगर मान लो 3 कार्बन का लेते हैं कीटोन, तो ये तो देगा ही नहीं मेटा आइसोमेरिज्म दोनों तरफ से में। अगर मान लो 2 कार्बन का लेते हैं, सॉरी 4 कार्बन का लेते हैं, तो अगर इधर से हटा के इधर 2 करेंगे तो एक तरफ 2 एक तरफ 1 आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसको अब ऐसे सिंपल और कैसे बना सकते हैं, ऐसा कीजिए, देखिए कीटोन तो हो गया, अब इधर 1 1 करेंगे तो ये दोनों को चेंज कैसे कर सकते हैं, 1 1 ही रहेगा हमेशा। 2 1 कीजिए, इसको चेंज कैसे कीजिएगा, इधर 1 कीजिएगा तो इधर 2 आ जाएगा, तो 1 2 ही रहेगा, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ। अब इसको क्या कीजिए, 3 और 1 करके देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं, 3 1 4 को 2 और 2 4 कर सकते हैं, जोड़ के देखिए 1 1 2 तो हमेशा 1 1 2 होगा। 2 और 1 3, क्या जोड़ेंगे 2 जो 3 आ जाएगा, तो 1 और 2 3, कुछ चेंजिंग ही नहीं है। लेकिन 3 और 1 4 को कर सकते हैं 2 + 2, तो 3 और 1 4 और बीच में कीटोन, मतलब टोटल 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर पूछता है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आगे देखेंगे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है विच इज ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, दोनों एंड डिफरेंट, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आपस में डिफरेंट, आपस में डिफरेंट, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आपस में डिफरेंट, आपस में डिफरेंट, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। लेकिन ये भी देखना है ClBr HMe सही है, इसमें देखेंगे विच इज पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके बाद ये भी देखना है कि आपस में ऐसा तो नहीं कि EZ है कि नहीं है, ऐसा नहीं, आइडेंटिकल है, Br के जस्ट अपोजिट में Me, Br के जस्ट अपोजिट Cr, मतलब दोनों तो आइडेंटिकल है। ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल नहीं है। क्या देखेंगे, पीएच के जस्ट अपोजिट में लोन पेयर, पीएच के जस्ट अपोजिट में लोन पेयर, एमी के जस्ट अपोजिट में OH, तो दोनों आइडेंटिकल है, खत्म हो गया। इसमें देखो ये ज्योमेट्रिकल है ही नहीं, क्योंकि 1 3 पे है और ये 1 2 पे है, खत्म हो गया। ये देखो एमी के जस्ट अपोजिट में एमी के, यहाँ से एमी, ये सही है। देखो ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है लेकिन आपस में नहीं है, ये कर सकता है लेकिन आपस में नहीं है, शो कर सकता है लेकिन आपस में नहीं है। ठीक है, आगे इस तरह का कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी हम बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्या पूछ रहा है, विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा देखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि देखिए ये दोनों को कन्फर्मर्स आर कन्फर्मेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो कन्फर्मेशन पता करने के लिए क्या करते हैं, इस कार्बन पे जाते हैं और यहाँ से घूमते हैं, देखो इधर गए मिथाइल मिला, मिथाइल मिला, हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो यहाँ गए हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला, मिथाइल मिला, मतलब मिला ही नहीं सिर्फ। अब यही अगर कन्फर्मेशन मतलब होता है कनेक्टिविटी सेम, स्ट्रक्चर जो सब सेम, केवल बस एंगल डिफरेंट, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, तो ये होगा ही नहीं, कन्फर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, पीछे वाला पे गए,
तो पीछे वाला गोल वाला बड़ा वाला कार्बन पे क्या हुआ, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला। तो इसमें तो ऐसा नहीं मिला, बड़ा वाला पे गए हाइड्रोजन मिला, लेकिन इधर मिथाइल मिल गया, मतलब समथिंग इज प्रॉब्लम। तो ये खत्म, कन्फर्मेशन है ही नहीं। अगर कनेक्टिविटी सेम है तब कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब इजे मेसो कंपाउंड, ये क्या मेसो कंपाउंड है? देखो मेसो कंपाउंड है कि नहीं। पहले कैरल सेंटर है, बिल्कुल कैरल सेंटर है। प्लेनोसिमेट्री है, बिल्कुल प्लेनोसिमेट्री है। Cl का Cl, H का H, तो ये लग रहा है मेसो कंपाउंड। आगे भी चेक कर लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए देखो, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये हो गया ई, ये हो गया जेड, मतलब सही है। आगे देखो, आगे पूछ रखा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। मतलब ये सही चीज है, ये सही चीज है, ये गलत चीज है, तो इनकरेक्ट तो पता चल ही गया है, लेकिन सारे ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहला ही इनकरेक्ट है। ये इनांशोमर है कि नहीं है? अब भाई इसको इनांशोमर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इस कंपाउंड से कैसे पता चलेगा? देखो इस तरह का कंपाउंड का जो आर एस नोमेनक्लेचर करते हैं उसका तरीका समझिए। एक समझाते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए इसको, आपको क्या करना है ना, जो प्लेन लाइन में लिखा हुआ है ना, जो जैसे ऐसे लाइन में, इसको ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है। और ऊपर एच है तो ऊपर एच लिखो, नीचे एम ई है तो नीचे एम ई लिखो। इसको भी ऐसा करेंगे, इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर एच है तो ऊपर एच, नीचे एम ई है तो नीचे एम ई। उसके बाद क्या कीजिए, आप या तो इधर आंख रख के देखिए, या तो इधर आंख रख के देखिए, किसी तरफ से देखिए, दोनों तरफ से सेम आएगा। हम दोनों का दो दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों के बारे में हम समझाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे समझने में, हो सकता है आप लोगों को। देखिए इस कंपाउंड को एक बार हम इधर से देख रहे थे, इधर से देख रहे थे, तो जब इधर से देखेंगे तो ये एबव है, मतलब इधर है, देखो एबव मतलब आपके तरफ ये वाला। तो मेरा राइट साइड में मिथाइल दिखेगा, मतलब इधर दिखेगा मिथाइल, और बिलो साइड में एच दिखेगा ऐसे। देखो हम यहाँ से देख रहे थे, तो यहाँ से देख रहे थे तो मिथाइल मेरे को बाहर दिखा, मतलब एबव दिखा, और हाइड्रोजन बिलो दिखा। मतलब अब ये लिखते समय हम यहाँ से लिख रहे हैं, कॉपी पे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिखते समय जो राइट, मतलब ये देखो ऐसे हम यहाँ से देख रहे थे, जैसे देखो यहाँ यहाँ इसको देख रहे हैं हम यहाँ से, तो जो इधर है वो मेरा एबव दिखेगा, और इधर मतलब बिलो दिखेगा। मतलब दहना साइड मेरा क्या है, जो एबव वाला है वो दहना साइड है। जैसे हम यहाँ आकर के ऐसे लिखेंगे तो दहना साइड मेरा इधर हो जाएगा, मतलब ये वाला जो मिथाइल है वो ये वाला है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला है। अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप देखिए आपके सबसे पहले कौन मिला था, ये मिला था प्लेन वाला, तो 1 2 इसी को देंगे। इसमें दोनों में 1 2 कौन होगा, ये 1 ये 2। इसमें केवल एक दूसरे में 1 2 देते हैं, पूरा मिला के नहीं देते हैं। उसके बाद इसमें 3 4 दीजिए, तो ये 3 ये 4। अब इसको देखिए कंपेरिजन करके, 1 2 3 आर आ गया। इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें आर आया तो आर ही रखना है। ध्यान समझिए, फिर से समझिए, ये बहुत बार हो सकता है जरूरत पड़ जाए, आर एस केवल पूछ ले। सीधा सा फंडा है, जो प्लेन में है उसको आप सीधा लिखिए, हाइड्रोजन एम ए। उसके बाद दूसरे को लिखने के लिए आप पहले तय करना होगा आप देख किधर से रहे। भाई देखो अगर यहाँ है, आपको मॉडल के साथ समझा रहे हैं, 1 मिनट केवल बस वेट कीजिए, जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट। देखिए इस कंपाउंड को है, ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, दो लगातार डबल बॉन्ड होने से क्या हो गया, ये तो एक प्लेन में आ गया ऐसे। जैसे मान लो ये H है, ये Me है, HMe है। अब मेरा जो ये कंपाउंड है, ये H है, एक Me। अब ये मेरा कंपाउंड है, Me मेरा बाहर है, एबव द प्लेन है, ये जो Me है मेरा बाहर है, और ये जो है हाइड्रोजन है जो बिलो है। अब मैं अगर इधर से दिख रहा हूँ तो ये मिथाइल मेरा दाहिने साइड दिख रहा है, मिथाइल मेरा दाहिना साइड दिखा। तो हम जब कॉपी पे लिखेंगे तो मेरा आंख यहाँ है, तो मेरा दाहिना साइड ये हुआ तो मिथाइल ये हो गया, और हाइड्रोजन ये हो गया, है ना। तो ऐसा हो गया। ये हम डायग्राम बनाने के बाद जो मेरे सामने आएगा पहले उसको 1 2 देंगे। भाई जो पहले मेरे सामने आएगा उसी को प्रसाद खिलाएंगे, पूजा करके आए हम, हमें प्रसाद देना है।
तो पहले जो सामने आएगा उसी को प्रसाद देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये सामने आया था, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2। तो मिथाइल पहले, कार्बन हाइड्रोजन तो 1 2, फिर ये दोनों में 3 4। तो देखो नंबरिंग 1 2 3 आर आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरा केस में इसी कंपाउंड को हम अगर आंख यहाँ रख रहे हैं, मतलब ये कंपाउंड ऐसा ही है लेकिन अब हम यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखने से क्या हो गया, जो एबव था मेरा वो लेफ्ट में बदल गया, राइट मेरा क्या है, जो बिलो द प्लेन है, जो पीछे है वो राइट में बदल गया। तो इस स्ट्रक्चर में हम राइट में किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन को, और लेफ्ट में किसको लिखेंगे, मिथाइल को। और हम जब नंबरिंग करेंगे तो जो मेरा साफ पहले आएगा उसको 1 2 देंगे। जैसे हम ये पहले आ गया तो इसको 1 2 देंगे, 1 2। बाद में आएगा उसको 3 4, 3 4। अब इसमें भी देखेंगे तो आर आ गया। मतलब चाहे आप इधर से देखिए या तो इधर से देखिए, चाहे जिधर से भी देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। आगे को देखोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, किसी एक से बताते हैं। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से एबव वाला क्या दिखेगा, मेरा राइट दिखेगा, तो एम ई। और बिलो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। और मेरा सामने आ गया तो इसको 1 2 देंगे, तो 1 2 3 4। अब देखो ये 1 2 एस आ गया, तो ये आर था ये एस हो गया, मतलब इनांशियोमर सही है। समझ में आया या नहीं आया, बताइए जल्दी से। इस तरह का कंपाउंड, कोई भी इस तरह कायरल एक्सिस वाला कंपाउंड हो, उसका नोमेनक्लेचर हम आर एस ऐसे ही करते हैं। एक बार बस जल्दी से रिप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामर ऑफ इथेनॉल। भाई मेटामर कौन नहीं है, इसका कंपाउंड पहले बनाना पड़ेगा। CH3 CH2 O CH2 CH3। तो मेटामर कौन नहीं है, तो डाई इथाइल ईथर। ये कंपाउंड ये भी हो सकता है, ये कंपाउंड ये भी हो सकता है। थोड़ा सा शायद हो सकता है दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो क्या है, डाई इथाइल ईथर एक दूसरे का मेटा। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर सही है। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन OCH3। और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये आपका मेटाइसोमर नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मतलब मेटाइसोमर नहीं है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए मेटाइसोमर्स में, है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ये पूछ आगे क्वेश्चन ये शायद सॉल्व कर चुके हैं। विच इज ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, शायद ये सॉल्व कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होना चाहिए, एक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उल्टा करके सॉल्व कर चुके हैं। तो ओवरऑल इस तरह से स्टीरियो आइसोमर्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और आई थिंक कि एक दिन में एक चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि 3 चैप्टर हो चुका है। तो ओवरऑल आप लोग को 17 से 18 चैप्टर है। तो आराम से थ्योरी चैप्टर अगर आप सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से एक बार बोलेंगे सर लिंक भेजिएगा, हाँ बिल्कुल, ग्रुप वाला लिंक हम सेंड कर देंगे, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आराम आराम से पढ़ना है, और जब लोग तैयारी करेंगे उससे पहले आपको खत्म कर देना है, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और आप लोग आसपास के जो भी दोस्त, देखिए सबसे जो बड़ा होता है ना कंपटीशन को बूस्टअप करने का, वो होता है आपके दोस्त, जिसके साथ आप जलन नहीं कीजिए, जलस नहीं कीजिए, उसका होगा नहीं होगा तो दोनों का होगा, ठीक है। तो एक आप एक ग्रुप पर्टिकुलर बना लीजिए, जिससे कि आप डिस्कस कीजिए, फोन से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप क्या पढ़े हो, कौन क्वेश्चन बनाए हो नहीं बनाए हो। तो उससे क्या होगा कि आप दोनों में कंसिस्टेंसी बना रहेगा। 2 3 4 जो अगर आपस में एक जगह फिजिकली आप एक जगह पे बैठ के पढ़िए, या तो अगर डिस्टेंस में है तो फोन से ही बात करके पढ़िए, लेकिन कम से कम एक दूसरे के बारे में बताते रहिए, अपडेट रखिए कि आप क्या किए हो, करना क्या है। और आप मिल के कीजिए, आप दोनों का होगा, तीनों का होगा, ये जनरल होता है। जितना जेलस कीजिएगा एक दूसरे से, उतना ही आप दोनों पीछे होइएगा, क्योंकि कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से है। इसलिए आप लोग ग्रुप पे थोड़ा सा पकड़ रखिए। ग्रुप में लड़ाइयाँ होंगी, आप में दोनों में बनेंगे नहीं, लेकिन पर भी अपना ईगो को पीछे हट के मान करके आपका ग्रुप ही प्रायोरिटी देना है। ये एक ग्रुप जरूर बनाइए, क्योंकि हर कोई का जो करते हैं मेनली जो
ये जो करते हैं ना, ये बहुत की पॉइंट होता है, जो बहुत कम लोग के साथ चल पाता है। आप जैसे 2 लोग के ग्रुप बनाएंगे तो ईगो आएगा, एटीट्यूड आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, नहीं बनेगा। लेकिन उस सबसे उठ करके थोड़ा सा कंप्रोमाइज़न करके ग्रुप बनाइए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस और थ्योरी डिस्कस कीजिए। और फिर अब नेक्स्ट क्लास में जो है ऑर्गेनिक का ही जो नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा तो उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नेम रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को मैसेज कर देंगे, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। या तो नेम रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे थ्योरी के साथ, या तो जो एक बड़ा सा चैप्टर है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इनोलेट स्टार्ट कर सकते हैं ना। इस किसी भी एक चैप्टर ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल जो है संडे को थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्वेश्चन पार्ट मंडे को कर देंगे, या तो नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। उससे पहले आप लोग जितना चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी, उसको आप लोग जितना मिड बिटवीन जो सैटरडे संडे आता है उसके बीच में आप लोग सॉल्व करते रहिए। और इसी के साथ आज का क्लास ओवर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है। ओके, गुड नाइट। और हाँ बिल्कुल, आप जो चलेगा, जैसे जितना थ्योरी बता चुके थे उसका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट थ्योरी विद क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट कल आप लोग को सेम 9 o'clock पे ही आप लोगों का लाइव क्लास होगा। तो आज के लिए ओवर एंड थैंक यू, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए।